नमस्कार प्यारे प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, जैसे कि सारे इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होते हैं वो आपको मिलेंगे। और जितने यूपी टेट के क्लासेस चलाए जा चुके हैं अभी, जैसे 27, 28, 29 जब आपका फोर्थ सेमेस्टर मैथ हो जाएगा, मतलब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा इधर सेमेस्टर, तो पेपर देने के बाद आप लोग का बस यूपी टेट के क्लासेस और आपके प्रैक्टिस सेट हमने पूरा कलेक्ट कर लिया है। कम से कम 40 प्रैक्टिस सेट हमने कलेक्ट किया है, पूरा फुल लेंथ बिल्कुल फ्री कराएंगे दोस्तों चैनल पर। और जो बच्चे बेसिक करना चाहते हैं मैथ और हिंदी, और जो आपका इन्वायरमेंट है और जो सीडीपी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। कल ये सीडीपी और आपका इन्वायरमेंट में कुछ बचा है, मैम उसको करा देंगी जैसे ही पेपर का डेट अनाउंसमेंट होगा। और आपका मैथ और हिंदी खत्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। यह क्लास डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों का है, ये 7वां क्लास मैथ मैराथन का होगा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें से यूपी टेट में नहीं आएगा, 100% आएगा। जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो यह दिमाग में रख लिया करो कि वो पढ़ाई हमारी वेस्ट नहीं होती है, चाहे कहीं ना कहीं जरूर उसका यूज हम कर पाएंगे, वह यूजफुल होती है यानी। ठीक है, तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपकी संख्या जो इतनी कम रहती है इससे हम घबराते नहीं हैं। हम तो उतना तब भी मेहनत करेंगे, अगर आप 2 बच्चे भी रहोगे तब भी मेहनत करेंगे, क्योंकि 2 बच्चे के लिए जो प्यार है हमारे उनके दिल में मेरे लिए ना, बस उनके लिए हम पढ़ाएंगे। अगर 4 बच्चे हो तो 4 बच्चे के लिए जो दिल में हमारा जगह है उनका ना, वो चाहते हैं मुझसे कुछ सीखना, तो हम उनको देंगे। लेकिन अगर आप 100 बच्चे हो जाते हो, 200 बच्चे हो जाते हो, थोड़ा सा मोटिवेशन सिर्फ मिलता है हमें, और कुछ इससे आहत नहीं होती है। और आप ही लोग के ऊपर है, अगर आप लोग चाहते हैं सर के क्लासेस थोड़ा सा और फैल जाएं, या फिर थोड़े से और बच्चे इससे सीख सकें, हमारे मित्र इससे सीख सकें, हमारा मित्र जो कहीं फ़ी देकर पढ़ रहा है वो ना पढ़े, वहाँ पर फ़ी उसका वेस्ट ना हो, तो आप लोग कर सकते हो ऐसा। भैया यूपी टेट के पूरे क्लासेस फ्री हैं, करो ना प्ले लिस्ट में आके भाई। यूपी टेट के 2 मॉडल पेपर भी हमने करा दिया है भाई, 2019 वाला और 2017 वाला, उसको भी करो आके ना भाई। करते क्यों नहीं है? तो आप लोग करेंगे तब ना होगा। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं आपका फिर से वही फोर्थ सेमेस्टर का मैथ मैराथन में। आज कम से कम नहीं तो पूरे 1 घंटे क्लास चलेंगे, बच्चे सभी लोग बने रहेंगे लास्ट तक। और जो बीच बीच में छोड़ने की आदत है आप लोग की, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप कुछ सीखते हो भाई, अगर आप कुछ मिलता है इस चैनल से, तो प्लीज़ 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 मेरे प्यारे मित्रों आप इसे शेयर करो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करो, गली गुच्चे जहाँ मन करे वहाँ शेयर करो। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, वह सीखेगा, क्योंकि उसको फ्री मटेरियल दिया जाता है, वही जो पेड में मिलता है यहाँ पे फ्री में दिया जाएगा। चलिए हम लोग कहाँ पे थे भाई? एमसीक्यू कर रहे थे। कितने तक हो गया था एमसीक्यू? लगभग 40 तक पहुँचे थे। 160 170 लगभग 200 के अबाउट में, 200 के आसपास में हमको एमसीक्यू कराएंगे। और 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, जितने भी आते हों आपको इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा, यह पूरी हमारी गारंटी है। लेकिन बशर्ते आप रेगुलर हो जाइए। कहाँ तक हो गया था भाई? यह हो गया था, इसके बाद हमने यह भी करा लिया था, चक्री चतुर्भुज के बारे में हमने कुछ बताया था आपको, और यह आ गया। चलिए यह हो गया था। किसने कहा सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है? जो सांख्यिकी है अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, ये किसने कहा था? हमने बताया था दोस्तों आपको, बॉडिंगटन ने। किसने कहा था? बॉडिंगटन ने कहा था। ये हमने कर लिया था यहाँ तक। आगे चलते हैं, और आगे हमने किया था, हाँ हमने यह भी कर लिया था। जो अंक बोला गया है प्रश्न में, अंक वितरण में सबसे बड़ी अंक और सबसे छोटी अंक को क्या कहते हैं, यह भी हमने पढ़ लिया था। यह सीरीज हम लिख देते हैं, कौन सा है यह? पवन प्लस राजन, पवन प्लस राजन और प्लस बुक का कलेक्शन है। यह प्रश्न पूरा का पूरा इससे बाहर नहीं जाने वाला है। लास्ट 2 दिन 3 दिन हम आपको बताए हैं दोस्तों, आपका क्या कराएंगे, जो हम प्रैक्टिस सेट बनाएंगे खुद से, है ना, वैसा जैसा आपका पेपर आएगा उसी तरह का हम प्रैक्टिस बनाएंगे और उसको कराएंगे। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, यहाँ लिख लीजिए पिछले साल का पेपर, पिछले साल का पेपर उसको हम कराएंगे। यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बस 3 ही चीज़ हम लेके चल रहे हैं अभी ना, तो लिखने से क्या फ़ायदा। चलिए ये हमने करा दिया था। अंक वितरण में सबसे बड़ी अंक और सबसे छोटे अंक को कहते हैं भाई परास कहते हैं। सबसे बड़ी अंक को ले लीजिए, सबसे छोटे अंक को ले लीजिए, दोनों के बीच अंतर निकालते हैं तो वही तो रेंज होता है। रेंज, रेंज मतलब परास। ये यूपी टेट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यूपी टेट हो गया, एसएससी हो गया, बहुत ज़्यादा जगह पूछा जाता है। सबसे इजीस्ट क्वेश्चन है, वो बच्चों को नहीं आता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं भाई परास क्या होता है। बच्चे पढ़ के जाएंगे तब ना। जैसे आप निकालते हो ना 10 से 5 के बीच में, 20 से 10 के बीच में, फिर 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में,
40 से 50 के बीच में हम लोग निकालते हैं इस तरह से ना, तो वही जो पद होता है हमारा, जो पद होते हैं, पदों के बीच का डिफरेंस, पहला पद और लास्ट वाला पद, सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटे वाले का बीच का डिफरेंस ही परास होता है ना, याद रखिए। आपको इस तरह से भी पूछ सकता है, जैसे माध्यिका निकालने के लिए आते हैं ना, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह की संख्याएं दे देगा। अब बोलेगा ये जो संख्याएं हैं, सीरीज हैं बड़ी से बड़ी, इनके बीच का परास बताइए। तो भाई आप में से बहुत सारे बच्चे तेज होंगे, जैसे अंजलि हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भैया काफ़ी नॉलेजेबल हैं भाई, हमें पता है ना, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो यह चीज़ें जो हमने सबसे बड़ा लिया है संख्या, जैसे सीरीज में हमने एक बना दिया, क्या देखिए इस तरह के परास कभी पूछता है तो आप अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पर एक प्रश्न आपका यूपी टेट का भी तैयार हो जाएगा और प्लस डीएलएड में भी ये पूछा गया है, यही प्रश्न है। पहला प्रश्न लिख लीजिएगा आज का, 10 20 30 100 40 60 70 80 110, इसके बीच में जो ये सीरीज है इसमें परास बताइए। आपसे पूछ लिया इसका परास क्या है इस सीरीज का, तो आप परास में क्या बताया गया साथियों आपको, जो सबसे बड़ा अंक होगा, सबसे बड़ा 110 है और सबसे छोटा अंक कौन है, इसमें 10 है, इनके बीच का डिफरेंस ही हमारा रेंज होता है, परास होता है। 110 माइनस 10 यानी कि जो आपका रेंज होगा वह 100 होगा। क्या होगा? 100 होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन है बताइएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन है भैया? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आते हो और कहते हो सर पेपर हार्ड आ गया। केंद्रीय प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के माप हैं, माप हैं बताइएगा। ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन ले लीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या दिया है? मध्यमान, मध्यमान है। दूसरा यानी कि बी ऑप्शन ले लीजिए, बी क्या दिया गया है? वर्गांतर, वर्गों का अंतर यानी वर्गांतर। और तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है दोस्तों, बहुलांक या फिर बहुलक कर लीजिए, बहुलांक। बहुलांक का मतलब बहुलक का जो अंक होता है उसे कहते हैं बहुलांक भाई। डी ले लेंगे भैया, डी ऑप्शन दिया है। इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी, सभी लिख देते हैं यहाँ पर, सभी, सभी जो है यह होंगे, सभी के सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के हैं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए आखिर केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब होता है साथियों, मध्यमान मतलब बीच की बात कर रहा है, वर्गांतर वर्गों के बीच के अंतर मतलब बीच की बात कर रहा है, बहुलांक यानी बहुलों का अंक जो है, बहुलांक जो है उसके बीच का अंक। तो यानी कि सब के सब केंद्रीय प्रवृत्ति के हैं। अगर यहाँ पे माध्य दिया होता, माध्यमान है सही तो है, माध्य, अब माध्यिका भी दिया होता तब भी ले लेते हम। यानी कि माध्यमान हो चाहे माध्यिका हो, चाहे वर्गांतर हो, चाहे बहुलांक हो, चाहे परास हो, सब के सब क्या है दोस्तों? ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, याद रखिएगा। इनमें से सभी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फास्ट करेंगे, घबराइए मत, बहुत फास्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो पोर्शन होता है ना वो आप एक बार समझ जाओगे तो फिर शायद ही गलती करोगे आगे कभी। क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके अगर यूपी टेट में आ गए, सी टेट में, सुपर टेट में आ गए, वैसे सी टेट में ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन होते नहीं हैं, लेकिन अगर सुपर टेट में आ गए तो आपको भैया अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब गुणा देखिए, नेक्स्ट देखिए, गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है? गुणात्मक, आप लोग भी सॉल्व करिए। गुणात्मक वर्गीकरण, वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण में, वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण, वर्गों का निर्माण, वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है? किसके, किसके आधार पर होता है? आधार पर होता है। भाई राकेश जी, जो भी बच्चे हैं, पांडे जी, अगर आप लोग में से कोई एक बच्चा निर्णय ले ले कि सर का 4-5 वीडियो ऐसा ही वायरल करा देंगे, तो आप खुद कर सकते हो। देखिए अभी हमने एक वीडियो डाला था कि आप कितनी बार बैक पेपर दे सकते हो, क्योंकि कल या परसों का, परसों या 14 दिन का एक इन्फॉर्मेशन आया था एनसीटी का, तो हमने वो चीज़ें डाल दी थी। 2 मिनट का वीडियो है, अगर आप सभी लोग देख लेंगे तो देख लीजिएगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है उसमें, क्योंकि हमने इसमें वो बताया गया है आपको कि आप बैक पेपर कितनी बार दे सकते हो। अगर हो सकता है भाई एक सब्जेक्ट बैक हो तो आप कितनी बार दोगे? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आप देख लेंगे, पता चल जाएगा। और जो बच्चे डीएलएड करना चाहते हैं आपके संपर्क से, तो उनके लिए भी एक वीडियो हमने बना दिया है कि डीएलएड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस आधार पे करते हैं, एडमिशन कैसा होता है, आप उसको शेयर कर सकते हैं। एक हमने ये बताया डीएलएड करें या फिर बीएड करें, ये भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो बच्चों, बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि बीएड करें या फिर डीएलएड करें, दोनों में क्या अंतर है, दोनों का जॉब प्रोफाइल क्या है, सब हमने बताया है। आप चाहें तो उसे शेयर कर दें अपने चाहने वालों को, जिससे कि उनको भी अच्छा लगेगा कि आखिर आप उनका केयर कर रहे हैं। ठीक है ना? गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए साथियों, वितरण के आधार पर, वितरण, वितरण के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए,
माध्यमांक, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए मध्यमांक, सॉरी गुणों के आधार पर, यहाँ क्या है गुणों, गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे सभी। बताइए दोस्तों, इसमें पूछा गया गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है? भाई वितरण के आधार पर होता है, ये तो सत्य बात है, वितरण के आधार पर हमने बहुत बार बताया है। अब गुणों के आधार पर भी गुणात्मक वर्गीकरण होता है। अगर हम बोलें 5 गुणे 4 20 आ गया, 20 का गुणांक क्या है, 20 में गुण क्या है? तो आप बोलेंगे सर 20 में जो होगा 5 गुणे 4 भी हो सकता है सर, 20 गुणे 1 भी हो सकता है सर, 10 गुणे 2 भी हो सकता है सर। ये सब क्या है? ये सब इसके क्या है? गुण है, एक तरह से कह लीजिए, या मात्रा है। तो मात्रा लगभग गुण से मिलता जुलता है। तो यह चीजें आपकी दोनों की तीनों क्या होंगे दोस्तों? गुणात्मक वर्गीकरण वर्गों का निर्माण के आधार पर होता है। वितरण के आधार पर होगा गुणात्मक वर्गीकरण का निर्माण, गुणों के आधार पर भी होगा और मात्रा के भी आधार पर होगा, यानी कि इनमें से सभी भी इसमें भी राइट होगा। देखिए भाई, ऐसे प्रश्न थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, लेकिन आप एक बार समझ लोगे तो गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न लगाइएगा, मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र बताइए। भाई बताइए, बताया गया है कि नहीं बताया गया है? बिल्कुल बताया गया है। जो बच्चे, ये क्लास नंबर 7 हैं, जो बच्चे अभी नए हैं, जो मित्र अभी नए हैं, उनको पुराने मित्र भाई सिखाएं उनके कि यह सर का पहला क्लास नहीं है, 7वां लेक्चर है, और ये बिल्कुल खत्म होने के आकार मतलब कि आ गया है कगार पर, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा इस पर खींच रहे हैं कि हम अच्छे से आपको डेरिवेट करके बता सकें बस। मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र बताइए। मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है m बराबर सिग्मा fx का स्क्वायर बटे के n होता है। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, m बराबर सिग्मा x अपान में n हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, मात्रा m बराबर सिग्मा x का स्क्वायर बटे के n हो गया। और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए मित्रों, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए। क्या ले लेंगे ऑप्शन नंबर डी? m बराबर चलिए m बराबर ले लेंगे, कितना दिया है? m सिग्मा f x का स्क्वायर बटे के n होगा। ये सिग्मा f x का स्क्वायर है। मैं यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। बताइए, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है भाई, फार्मूला में दिक्कत करेंगे तो कैसे लगेगा बताइए? डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? फटाफट बताइए भाई। देखिए हमने बताया है हजारों बार, क्या बहुत बार बताया दोस्तों, m बराबर सिग्मा x बटे n होता है। x और n क्या होता है? अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, पद होता है और नंबर होता है ना। ये अल्फा नंबर, नेचुरल नंबर जो होगा, और x हमारा पद होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न संख्याओं का मध्यमान है। भाई ये तो इजी प्रश्न पूछ दिया, निम्न संख्याओं का मध्यमान है। देखिए बताइएगा फटाफट, कौन कौन सी संख्या है? 6 है, 8 है, 9 है, 13 है, 14। भाई आप लोग में से केवल एक दो बच्चा ही आंसर देता है, जैसे राकेश हैं और एक आध दो बच्चे हैं, है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई कि आंसर दिया करिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है? 10, ऑप्शन नंबर डी दिया है 9। बताना है मध्यमान दोस्तों, क्या बताना है? मध्यमान, मध्य में जो स्थित हो मान। मध्यमान का मतलब क्या? मध्य में जो स्थित हो मान। फटाफट करिए कैलकुलेशन, कॉपी पेन लेके बैठिए भाई, अगर मन में कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए बताइए फटाफट मेरे शेरों। अब मध्यमान का मतलब क्या होता है? पहले इसको देखिए, 6, 8, 13, 14, बीच में क्या है भाई? बीच में क्या है, कौन बताएगा? बीच में क्या है भाई? 9 है। बताइए, बीच में 9 है तो आप सभी लोग 9 लगा देंगे, मुझे पता है सभी लोग 9 लगा देंगे, लेकिन 9 तो ऑप्शन में है, 9 भी दिया है, 10 भी दिया है। तो हमने मध्यमान का मतलब बताया था, पहले जोड़ दीजिए सबको, तो जोड़िए कितना होगा। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। मध्यमान का मतलब माध्य पूछ रहा है आपसे, जोड़ के डिवाइड कर देंगे 5 से। देखिए कितना आता है आंसर। आंसर कितना आएगा भाई, देख लेते हैं। 6 8 8 6 14, 14 और 14 कितना होगा? 14 14 28, 28 और 14, 14 के 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, है ना। 42 हो गया, 42 और प्लस 8 50, 50 बटे 5 कर लीजिए। राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा। राइट आंसर 10 होगा। बस इसको जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देना, सॉरी जितनी संख्या है वो डिवाइड कर देना है।
माध्यिका के लिए कैसे करते दोस्तों? माध्यिका कैसे करेंगे? माध्यिका के लिए बताया गया है भैया आपको, माध्यिका कैसे निकालेंगे सभी लोग को बताया गया है, बहुत दोनों विधि बताया गया है, सम भी बताया गया है और मतलब इवन और आउट दोनों बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आवृत्ति वितरण में जिस संख्या का पुनरावृत्ति अधिक बार होता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति वितरण, जिस संख्या का बहुत बार वितरण होगा, जैसे बोलेंगे 2 2 5 2 3 4 2 6 6 2। अब इसमें बताना है आपको इसको क्या बोलेंगे, जिस संख्या का अधिक बार आवृत्ति हुआ है, तो भैया उसे बहुलक ही तो बोलेंगे, बहुलक ही ना बोलेंगे। तो इस तरह से पूछा है आपको, आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है वह कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है माध्यिक या फिर माध्य, माध्यिका, 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 बहुलक, बहुलक, बहुलक और उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, सभी दिया है। तो भैया बहुलक ही ने कहलाएगा जो अधिक बार होगा। बताओ आगे देख लो, आगे देख लेते हैं, मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है? भाई मध्यमान किन कारणों से लाभकारी होता है? मध्यमान जो होता है, मध्यमान, मध्यमान किन कारणों से, किन कारणों से लाभकारी है, लाभकारी है। जिनका गलत हो रहा है वो सीखेंगे और जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है वो रिवीजन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है सरल विधि, सरल विधि, सरल विधि, सरल विधि है। मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है? यह सरल विधि है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिया है अंकगणितीय पद्धति पर निर्भर है, अंकगणितीय, अंकगणितीय, गणितीय पद्धति, पद्धति पर निर्भर, निर्भर है। ऑप्शन नंबर सी दिया है साथियों, ऑप्शन नंबर सी दिया तुलना संभव है, तुलना, तुलना संभव है, संभव है, तुलना संभव है। ऑप्शन नंबर डी दिया है साथियों, ऑप्शन नंबर डी दिया है सभी, सभी। बता दीजिए फटाफट आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी इसे क्या हो जाएगा भाई, बताइए फटाफट। देखिए दोस्तों आपको पता है जो मध्यमान होता है किसी भी सारणी में किसी भी संख्या का, जैसे हमारे पास 10 मजदूर हैं, अब 10 मजदूर में हमको पता करना है कितने कितने पैसे एक मिस्त्री को मिलेगा, एक मजदूर को मिलेगा। तो सारे मजदूर का, एक मजदूर का किराया कितना है? तो बोलेंगे सर 10 रुपये है भाई, मान लेते हैं मनरेगा वाले हैं तो 200 के आसपास में, मान लेते हैं 300 रुपये है। 10 लोग हैं तो 10 गुणे 300 कर देंगे, 3000 हो गया। अब हमको यह पता करना है कि भाई कितने पैसे हमको होना चाहिए, तो आप इस तरह से निकाल लिए भैया, मध्यमान अपना डिवाइड बाई 10 कर दिए। आपके पास 4000 रुपये है, आप बराबर बराबर सबको देना चाहते हैं, सोच रहे हैं सबको बराबर बराबर दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे भाई 4000, अगर आपके पास 20 मजदूर हैं तो 4000/20 कर लेंगे भाई। ये क्या आया? ये मध्यमान ही तो आया। तो वही पूछा है भाई मध्यमान किन कारणों के लिए जिम्मेदार है, तो बता दीजिए भाई ये सरल विधि है, आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक लोग को कितना देना है, और यह भी एक अंकगणितीय पद्धति है ना, अंकों का मान है, अंकों पे निर्धारण करता है, अंकों के अंक जिम्मेदार होते हैं इसके लिए, इस वजह से यह भी सही है। और तुलना तो संभव है ही, खैर भाई तुलना तो आराम से कर सकते हो, यह भी संभव है, यानी कि सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है, मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है, मध्यांक के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है आप खुद बताओ, ऑप्शन ले लो। मध्यांक के द्वारा, के द्वारा ज्ञात किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। भाई देख लो हम आप लोग को गारंटी के साथ कहते हैं MCQ जितना करा दिया जाएगा इससे बाहर नहीं आएगा, और जितने प्रश्न करा दिए गए जो लघु उत्तरी थे, लगभग 6 क्लास कंप्लीट हुए हैं, तो उससे बाहर नहीं आएगा। अभी अति लघु उत्तरी बचा है, उसको भी कराएंगे, घबराइए मत, पहले खत्म होने दीजिए। बताइए पहला ऑप्शन दिया है भाई सीमांत, सीमांत, दूसरा ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन दिया है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ऑप्शन नंबर सी दिया है भाई दोनों, दोनों मतलब ए और बी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई बताइए क्या होगा, आप खुद बताओ भाई, सीमांत क्या होता है, सीमांत क्या होता है, सॉरी मध्यांक क्या होता है, सीमांत होता है सीमा का अंत, यह होता है, मध्यमान का मतलब होता है कि मध्य बिंदु, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जो एक्सप्लेनेशन देना था वो हमने लघुत्तरी में दिया है, वैसे पूरी जहाँ पे जरूरत हमको लगेगा हम वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को। बस आप लोग इन सारी चीज़ को नोट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इससे बाहर दावे के साथ कहेंगे दोस्तों नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलिए
मध्यमान की लघु विधि या कल्पित विधि का सूत्र बताइए। भैया देखिए हम डायरेक्ट बता देते हैं। बोल रहा है कि मध्यमान का लघु विधि या कल्पित विधि का सूत्र बताइए। भाई देखिए लास्ट समय चल रहा है, आप लोग जितना तगड़ा रिवीजन करना है, जितने क्लासेस दे दिए गए भाई, अगर आप चाहते हैं हमारा एक दिन मतलब 7-8 दिन अगर हम अपने आप को झोंक दे पूरा और आगे हमारा 5 साल सेफ हो जाए तो आराम से दीजिए। क्योंकि पता है ना, बैक लगने के बाद पता है आपको 2011 वाला बैक दे रहा है इस समय, 2011 वाले बच्चे बैक दे रहे हैं भाई, तो झेलना है तो झेलिए, बैक लगा कर लटका के झेलिए, क्या करना है। आपको पता है स्थिति कैसी है, एक बार बैक लगने पर 10 साल बाद आता है नौबत कि पेपर दे पाएँ। तो अगर ऐसी नौबत है तो ठीक है, रिवीजन पे मत ध्यान दीजिए, वरना क्लास जितने करा दिए गए अगर उसको आप 10 बार 4 बार 5 बार 3 बार अपने इच्छा अनुसार देख लेंगे ना, तो शायद ही आपका कोई प्रश्न छूटने पाए, और यह भी नहीं बोलोगे कि हार्ड है कि इजी है। ठीक है ना। मध्यमान का लघु विधि या कल्पित विधि का सूत्र, तो आप डायरेक्ट लिख लो भाई, क्या होता है, यम बराबर होता है ए एम होता है प्लस में यह होता है एफ इंटू डी, क्या होता है सही बता रहे हैं अभी, इंटू एन इंटू आई हो गया। एफ टी तो पद के लिए हो गया, एन नंबर हो गए, और ए एम हो गया अर्थमेटिक, जो आपका होगा जो बीच वाला मीडियन होता है उसके लिए होता है। तो यह फार्मूला है, इसको लिख लीजिए भैया, ये हमने करवाया था लघुत्तरी में। अगला देख लीजिए प्रश्न, अव्यवस्थित प्राप्तांकों में मध्यांक की गणना का सूत्र बताइए। अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना का सूत्र, मध्यांक की गणना का सूत्र, अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना का सूत्र। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, क्या दिया है, यम बराबर n प्लस 1 बटे 2वां पद। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे भैया, ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे, यम बराबर n प्लस 2 बटे 2वां पद। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे, यम बराबर n माइनस 1 बटे 2वां पद। और ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे, यम बराबर n प्लस 1 बटे 2वां पद। दो दे दिया क्या, हाँ चलो ये दो दे दिया है, यहाँ पे n प्लस 3 कर लो, चलो बता दो, ये n प्लस 3 कर लो, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। यही तो होता है, अव्यवस्थित प्राप्तांकों का मध्यांक की गणना के लिए हम क्या करते हैं, जितने नंबर होते हैं उसको जोड़ देते हैं, प्लस में 1वां पद कर देते हैं, बटे 2 कर देते हैं, भाई यही तो करते हैं। माध्यिका के लिए 2 प्रश्न हमने बताया था, 2 फॉर्मूला हमने बताया था आपको, क्या क्या बताया था। पहला, जब विभिन्न संख्या होंगी, यानी कि नंबर ऑफ जो वैल्यू होगा आपका वह अगर विषम संख्या में होता है तो यह वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर सम में होता है तो हमने बताया था कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यह वाला, n बटे 2 प्लस n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे के 2, ये वाला फॉर्मूला लगाना था भाई, हमने बताया था। जिस बच्चे ने देखा होगा शुरू से क्लास, शायद ही न कर पा रहा हो, शायद नहीं कर पा रहा हो, मतलब कि पूरा का पूरा उसको कर पा रहा होगा। जो पूरा हमारा लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो कि आप पूरा प्रश्न करके आओगे, ये लिख के ले लो भैया। चलिए आगे बताना है आपको, माध्यिका बताइए, माध्यिका बताना है भाई, एमसीक्यू है, आपको इस तरह से दे दिया, आयु दिया है वर्षों में आयु दिया है, यहाँ दिया शिक्षार्थी दिया है, ठीक है ना, इस तरह से दिया है। पहले में दिया है 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16 यह दिया है। दूसरे में दिया है भाई 4, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 4, 6, 5। आपको क्या बताना है, माध्यिका ज्ञात करिए भाई, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना भाई, माध्यिका बताना है। अब देख लो हम बता देते हैं, अब इससे हमको शायद ही कुछ लेना देना होगा, सिर्फ हमको इससे लेना देना है, आप बता दो क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा माध्यिका। देखो ऐसे प्रश्न में अगर एमसीक्यू में आता है तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले का हम देखते हैं भाई, माध्यिका का मतलब क्या, मध्य की चीज। अब मध्य की क्या है, 12 है, अगर रेगुलर नंबर है, कंटिन्यू नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमेशा बीच की वैल्यू ले लेते हैं, 1,
2 3 4 5, तो इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, बीच वाला क्या है 14, 14 आपका राइट आंसर होगा। अगर यही चीज़ विषम में होता, यानी कि 12 13 14 15 16 और 17 होता, तो आप क्या करते, इसको कैंसिल, इधर कैंसिल, इधर 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 सब कट गया भाई, क्या बचा, मध्याह्न, मध्याह्न कुछ बचा जी, बचा, बिल्कुल बचा, ये बीच वाला, यानी कि 14.5, ठीक है ना। कब करोगे इसे, जब MCQ में आएगा तब इस तरह करेंगे, अन्यथा फार्मूला तो पता है ना मित्रों, फार्मूला से करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बताना है आपको, यह अभी पूछा है बहुलक, अच्छा बहुलक पूछा है, चलिए इसको भी फटाफट बता दीजिए आप लोग, क्या है बहुलक इसमें। 9 10 MCQ चल रहा है भैया, आपके ही सीरीज का है, यह मत बोलिएगा कि आपके सीरीज का नहीं है भाई, जिसके पास सीरीज है दोनों वो मैच कर सकते हैं, शायद ही इससे बाहर कोई प्रश्न। देखिए दोनों सीरीज को लेकर चलना बहुत कठिन टास्क है दोस्तों, जो आपके लिए हम करते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो हमारी परेशानियों को। देखिए इतना पसीना बह रहा है, लेकिन आप लोग को कुछ ध्यान नहीं आता है, एक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, संख्या इतनी कम है, 4 5 6 यही रहती है, लेकिन फिर भी हम मेहनत से नहीं पीछे हटते हैं, मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग कोशिश करो कि शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें दोस्तों। आपको एक एक चीज़ बिल्कुल ठोस सबूत, हमको अगर ठोस हमको उस पर पूरा का पूरा विधिवत ज्ञान होता है, तभी हम उस चीज़ को बताने का, इन्फॉर्म करने की जरूरत समझते हैं आपको। अन्यथा किसी दूसरे चैनल की तरह हम आपको यह नहीं हड़काना चाहते हैं कि आपका पेपर आउट हो गया है ना, पेपर फिर से होगा बैक पेपर, है ना। तो खैर इस पर एक वीडियो बनाएंगे हम, और आउट होना चाहिए कि नहीं आउट होना चाहिए इस पर, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस, और सारी चीज़ें हम करेंगे जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि सत्ता, गणतंत्र में सत्ता ही मालिक होती है, पता है ना। सत्ता नहीं मतलब कि पब्लिक, जो हमारी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता नहीं दोस्तों, सत्ता तो पद अलग है, मतलब कि हम लोग जो पब्लिक होती है वही मालिक होता है, असली मालिक वही होता है। बताओ इसमें बहुलोक बता दो भाई। देखिए 9 कितनी बार आया है, एक बार केवल, 2 बार, 9 2 बार आया, लेकिन 10 देखिए 3 बार आया है, 10 3 बार आया, यानी बहुलक क्या होगा 10 हो जाएगा। MCQ में था, मतलब कि A में दिया था 10, B में दिया था 9, C में दिया था 11 और D में दिया था भाई 12, तो बता देंगे 10, ऑप्शन नंबर A। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं, बढ़िया प्रश्न है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन है ठीक ठाक प्रश्न है, ऐसे प्रश्न से चटकाना नहीं है। अब पहला यूपी टेट का अगर आप क्लास लोगे, पहला चैप्टर हम पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम पर, लगभग 8 से 12 क्लास हैं, 12 क्लास के आसपास हैं, केवल और केवल नंबर सिस्टम पर, दो मजा आ जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आओगे, बता तो रहे हैं। केवल 3 या 4 चैप्टर बचे हैं, एक आपका घड़ी का बचा है, घड़ी और कैलेंडर बचा है, एक आपका CISI बचा है, बस ये 3 4 चैप्टर बचे हैं, उसको भी हम फिनिश कर देंगे, जैसे आपका 27 28 29 ये पेपर हो जाए बस। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, प्रथम प्रथम 5 प्रथम 5 प्रथम 5 अभाज्य 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 संख्याओं संख्याओं की माध्यिका, माध्यिका क्या होगी भाई, तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, ऑप्शन नंबर A ले लीजिए 6.2, ऑप्शन नंबर B ले लीजिए, भैया B ले लीजिए, देखिए B और D में कन्फ्यूज हो जाते हैं हम, 5.6, ऑप्शन नंबर C ले लीजिए 5.0, ऑप्शन नंबर D ले लीजिए भाई 3.0। भाई एक रिक्वेस्ट है, शायद वो हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे या फिर पा रही होंगी, और उसका हमें बहुत ज़रूरी है बात करना, आप कर लेंगे तो अच्छा होगा, समझ गए होंगे, अगर वीडियो हमारी देख रहे होंगे आप तो समझ लो, जरूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ना। चलो इसको बता दो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बता दीजिए, फटाफट माध्यिका बताइए। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन होंगे, एक क्या अभाज्य संख्या है भाई, एक अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो एक कहाँ से काउंट होगा, एक नहीं होगा, 2 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है, 5 6 7, 7 के बाद क्या होता है 8 9 10 11, यह हो गया। अब 5 पूछा था तो 5 हमने लिख दिया, अब क्या पूछा है माध्यिका, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, नंबर ऑफ संख्या 5 है, यानी कि विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो पहली बात तो हम यह बता देंगे भाई कि हमारा आंसर तो क्या आने वाला है, ये आने वाला है कि कौन आने वाला है, देख लेते हैं पहले, कितनी संख्या है भाई 5 संख्या है, 5 मतलब क्या, आप लिखेंगे n+1/2, 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 यानी कि 5 कितनी संख्या है 5 + 1/2, 5 1 6, 6/2 यानी कि 2 3 6 3, यानी कि तीसरा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं इसमें, आपका बड़ा से बड़ा नंबर दे देगा भाई, इसका माध्यिका बताइए, माध्यिका निकालने के बाद जो आएगा बोल देगा प्रथम और द्वितीय का माध्यिका बताइए, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं यूपी टेट में और सुपर टेट में। तो जो बच्चे जुड़े रहेंगे लास्ट तक हमारे साथ और विश्वास के साथ, तो बस कहीं नहीं भटकना है आपको, भरोसा करिए, यस सर आपके लिए, हम जब तक हैं
समझ लीजिए। तब तक आपको यूपी टेट निकालने से कोई नहीं रोक सकता। निकालने से क्या जी, जितना हमारा नंबर है उससे ज़्यादा नंबर लीवा करेंगे, 120 प्लस, इतना दिमाग में रख लो अपने। चलो अगला देखिए, सेक 30 डिग्री के वैल्यू पूछा भाई। सेक 30 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए, सब बता दो आप। सेक 30 का भी बता दो, साइन 30 का बता दो फटाफट, साइन 30 का बता दो, कॉस 30 का बता दो, कॉस 30 का बता दो, टेन 30 का बता दो, टेन 30 का बता दो, कॉट 30 का बता दो, कॉट 30 का, सेक और कोसेक 30 का बता दो, फटाफट बता दो। कोसेक है यार, कोसेक 30 का बता दो। देखिए साइन 30 का 1/2 हमने बता दिया है, कॉस 30 का √3/2, टेन 30 का 1/√3, कॉट 30 का √3, सेक 30 का भाई, सेक 30 का जो कॉस का होगा उसी का उल्टा, कॉस का क्या था √3/2, यहाँ हो जाएगा 2/√3, कोसेक का उल्टा 2 हो जाएगा भाई। अब 60 का बता दो, साइन 60 का, साइन 60 का, कॉस 60 का, फटाफट बता दो, टेन 60 का, कॉट 60 का, कॉट 60 का बता दो, सेक 60 का बता दो, सेक 60, कोसेक 60, कोसेक 60। भाई देख लो, इतना इजी प्रश्न आता है, यही यूपी टेट में भी आता है, यही लेवल रहेगा यूपी टेट का जो आपका 4th सेमेस्टर है, इतना दिमाग में घुसे डलो। साइन 60 का कितना होगा, साइन 60 का भैया √3/2, सेक 60 का 1/2, टेन 60 का भाई √3, कॉट 60 का 1/√3 भाई उल्टा हो जाता है, सेक 60 का, सेक हमने बता रखा है, केवल एक आपको याद रखना है, साइन की सारी वैल्यू याद रखिए और सब आपको रटवा दिए हैं। आप लोग अगर शुरू से क्लास देख रहे होंगे तो शायद 4था या 5वां लेक्चर है महामैराथन का, यूपी टेट में ही भैया आपका, यूपी टेट में, सॉरी यूपी टेट का बोल रहे हैं, इसका डीएलएड का 4th सेमेस्टर का महामैराथन का शायद 5वां या फिर तीसरा लेक्चर होगा, आप देख लेना एक बार, जो बच्चे देख रहे होंगे शुरू से उनको पता होगा। सेक 60 का क्या होगा भाई, सेक 60 का क्या है, जो कॉस 60 का है उसी का उल्टा 2, कोसेक 60 का क्या है भाई 2/√3, यही सब होते हैं। अगर निकाल सकते हो निकाल लो फटाफट। अब ऐसे ही एमसीक्यू में आते हैं। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। देखिए साइन कॉस टेन कॉट ये सब जो होते हैं ना एडवांस मैथ में आते हैं, और एडवांस मैथ का 5 क्वेश्चन आता है आपकी यूपी टेट में, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो, 30 में से 5 से 6 मतलब बहुत मायने रखता है। तो कभी मेरिट लिस्ट पे हो गया भी है ना, तो 5-6 नंबर आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। देखो यहाँ पे कॉट, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान बताइए, सेक थीटा का मान बताइए। ऑप्शन में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी दिया है भाई, ऑप्शन बी दिया है टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी दिया है भाई 1, और ऑप्शन डी दिया है भाई कोसेक थीटा। क्या दिया है भाई कोसेक। देखिए भैया नरम और ढिल बोलते हैं ना, आदमी ढिल पड़ गया, ढिल क्यों पड़ जाते हो भाई, खाने को नहीं मिला है, सुबह से खाए पिए नहीं हो, थोड़ा टाइट होके रहो और बिल्कुल बेहतरीन पढ़ाई जब भी करनी हो चाहे रात में भी करनी हो, जब हम रात में ले सकते हैं आपका क्लास भाई, तो रात में आप क्यों नहीं आ सकते हो, नहीं आ सकते तो अपना बिगाड़ोगे। और जो बच्चे आएंगे इतना समझ लो आपसे ज़्यादा सीखेंगे, भले ही आप उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, लेकिन अगर मेहनत आपसे ज़्यादा कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं रात में जग कर, तो आप उनसे 2 कदम पीछे ही रहोगे। मेहनत करने वाला जीत जाता है, दिमाग जिसके पास तेज है जरूरी नहीं कि वो जीते, हम ये नहीं कहते हैं जीतेगा कि नहीं जीतेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जीते, लेकिन मेहनत करने वाला ये 100% श्योर है, चाहे जितना कमजोर हो, लेकिन वो अगर कंटिन्यूटी बनाकर मेहनत कर रहा है तो जीतेगा, बस जीतेगा। कठिन परिश्रमों से हार मतलब ऊपर उठना बहुत ही बड़ा जीत होता है, इतना मान लो साथियों। और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ही परिश्रम कर रहे होंगे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमें पता है, मैसेज आता रहता है रात में, पढ़ते रहते हैं रात तक, तो मैसेज आता रहता है सर ये वाली मैथ बता दीजिए भाई। पूनम खुद हैं, हम खुद बताते हैं, पूनम है और एक भैया बंटी जी हैं, वो बहुत ही मैसेज करते हैं हमें, तो हम भी उनको सारा जवाब उनका देते हैं, एक एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं भाई। तुम यूपी टेट का लेवल का पूछो, चाहे सी टेट का लेवल का पूछो, चाहे सुपर टेट का लेवल का पूछो, चाहे जिस सब्जेक्ट से पूछो, सारे क्वेश्चन का जवाब उनको देते हैं हम। और वह हमसे हमेशा 10-15 क्वेश्चन उनको डेली ही बताते हैं। बंटी हैं और 2-3 बच्चे और हैं, हमारा एक यूपी टेट का ग्रुप चलता है, उसमें बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं, उसमें बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उसमें सारे के सारे बच्चे बहुत ही विद्वान हैं भाई, पता है निचोड़ते हैं, जितने हमने पेपर करा दिया ना, जितने हमने क्लास कराया सारे के सारे बच्चे किए हैं और बहुत विधिवत कर लिए हैं, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड, मतलब आपसे समझ लो कि 10% ऊपर हैं अगर आपने अभी तक क्लास नहीं किया है। और आप जब पहली बार करना स्टार्ट करोगे तो रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, बताओ कौन ऊपर जाएगा, रिवीजन वाला ना। चलो इसको बताओ, कॉट थीटा साइन थीटा सेक थीटा, इसको सॉल्व करो, कॉट थीटा साइन थीटा सेक थीटा। अब इसको मत देखिए आप लोग, पहले इसको सॉल्व करिए, सबको साइन कॉस से बदल दीजिए। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा है, साइन थीटा लिख लीजिए। यहाँ पे सेक थीटा है, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/में कॉस थीटा, कॉस थीटा से कैंसिल, साइन थीटा से कैंसिल,
1 × 1 × 1, राइट आंसर 1। अगला प्रश्न देख लीजिए भाई, देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट देखिए भाई। साइन थीटा बराबर 1/√2, साइन थीटा बराबर, पहले साइन 60 की वैल्यू पूछ रहा है भाई, अभी तो बताया है, साइन 60 की वैल्यू पूछ रहा है, बता दो क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक है ना, हो गया। यह प्रश्न है आपके सिलेबस, मतलब कि आपके MCQ में, तो मैंने बता दिया। साइन थीटा बराबर दिया है आपको 1/√2, तो पूछ रहा है थीटा की वैल्यू बताइए, तो थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी कैसे बनेगा भाई, देख लो, बी में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, बी ऐसे बनता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्या दिया है भाई, रूट में एक मिनट 90 डिग्री। बता दो 1/√2 भाई किसका है, sin√2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, यही होता है cos 45 की, tan 45 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू भाई 1 होता है, यही होता है cot 45 का। sec 45 का वैल्यू भाई कितना होता है, sec 45 का वैल्यू बता दीजिए, sec 45 का √2 होता है, और यही होता है cosec का, cosec 45 का होता है भाई, यही तो होता है √2 ही, बस यही तो होते हैं सारे वैल्यू। फटाफट याद कर लो, हमने रिवीजन भी करा दिया। पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर, कहाँ से पूछेगा, पूछे कितना पूछेगा, कुछ भी पूछे, हमारे बच्चे उसको जवाब देकर आएंगे, 100% जवाब देकर आएंगे। बच्चों आप लोग के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, बस आप लोग थोड़ा सा मेहरबान हो जाइए अपने सर पे। इस सर की कुछ भी वीडियो आइए, कसम खा लीजिए, कम से कम नहीं तो डेली 20 लोग को जोड़ेंगे सर के चैनल से, 20 लोग को भाई, कसम खा लो ना, कसम खा लो, जिस प्रकार से हमने कसम खाया है कि डेली आपको क्लास देंगे, कसम खा लो। चलो बताओ इसको, 1 - sin² है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत बोलते हैं, लेकिन दोस्तों बस आपके सामने, और दिन भर शायद ही बोल पाते होंगे, क्योंकि इतना बोल लिए होते हैं पहले से भाई। इसका राइट आंसर बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए दे दीजिए 0, ऑप्शन नंबर बी दे दीजिए भाई 1, ऑप्शन नंबर सी दे दीजिए भाई 2, ऑप्शन नंबर डी दे दीजिए भाई cos है। कुत्ता भौंक रहा है भाई, है ना, और अभी देखो ऊपर ना आ जाए, दिक्कत हो जाएगा। आप लोग फटाफट आंसर दे लो, पहले फटाफट आंसर दे लो। लग रहा है नीचे कोई है नहीं, इस वजह से वो भौंके जा रहा है। चलो बताओ बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ साथियों। 1 - sin² है इंटू 1 + tan² की वैल्यू क्या होगी, फटाफट, चंद सेकंड का आंसर है भाई। अगर आपको पता होगा कि cos² + sin² बराबर 1 होता है, 1 + tan² बराबर sec² होता है, 1 + cot² बराबर cosec² होता है, तो इसमें क्यों टाइम लगाना है। जब cos² + sin² बराबर 1 है, तो cos² बराबर क्या होगा, cos² बराबर क्या होगा 1 - sin², तो 1 - sin² के एक जगह क्या लिख सकते हैं भाई, cos² लिख सकते हैं। क्यों, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो cos² की वैल्यू निकलेगा, ये सरसलिका है, तीनों याद होना चाहिए। 1 + tan² तो डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है भाई, कितना होता है sec² होता है, तो इंटू sec² लिख लो, sec²। अब cos² का उल्टा sec² है, अब sec² का उल्टा cos² है, तो इसको लिख लो 1/sec² इंटू sec² पहले से है, ये दोनों कैंसिल होंगे, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ना मित्रों। चलिए अगला देखिएगा भाई, देखिए आपके लिए जो भी जड़ है, जो भी बूटी है, जड़ी बूटी, सब कुछ आपके लिए है न्यौछावर। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र बताइए भाई, कौन नहीं बताएगा, बताओ, बताए हैं कि नहीं बताए हैं, अब बोलना मत नहीं बताए हैं। बेलन के वक्र, अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो पिछला, तो इसका मतलब आपको नहीं पता है कि हमने बताया है कि नहीं। बेलन के वक्र पृष्ठ अब सब बता देते हैं इसी को, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको, ऑप्शन नंबर ए 2πr/h दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2πh दिया है भाई, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2πr/h² दिया भाई, ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बता दीजिए, देखिए हम सब बता देते हैं। अगर आपसे पूछता है बेलन का, किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ, अगर यह πr² है एरिया, यह πr² है एरिया, तो आपसे अगर पूछेगा पूरे संपूर्ण पृष्ठ का एरिया बताइए, और पूछ सकता है आपसे क्या पूछ सकता है, और पूछेगा वक्र पृष्ठ का एरिया बताइए, और क्या पूछ सकता है, और यह पूछ सकता है भाई कि वॉल्यूम बताइए, आयतन बताइए। तो डायरेक्ट हमने आपको यहाँ पर हम डायरेक्ट बता देते हैं, वैसे हमने डेरिवेशन करके बताया है यूपी टेट में। जो बच्चे देखेंगे क्लास बेहतरीन तरीके से उनको समझ में आएगा। यह देखिए क्या है दोस्तों, हाइट है, यह हाइट है, और यह रेडियस होगा दोनों सर्कल का, दोनों सर्कल बराबर माप के होंगे, बराबर परिधि के होंगे। इस वजह से अगर पूछता है वक्र पृष्ठ बताइए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो बताएंगे 2πr। सर ये 2πr कहाँ से आया, तो हम बोलेंगे सर सर्कल है, सर्कल को उठा देंगे तो उसमें हाइट आ जाएगा,
सर्कल का परिधि क्या होता है सर, 2 पाई आर होता है। अगर उसमें इसको उठा देंगे ऐसे, एच हाइट दे देंगे तो एच हो जाएगा, एच से जब गुणा कर देंगे तो यही बन जाता है वक्र पृष्ठ, किसका, बेलन का। याद रखेंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है सर, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है सर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर, क्षेत्रफल क्या होता है सर, बता दीजिए। हम कहेंगे सर जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ कितना है, 2 पाई आर एच है। इसमें हम लोग प्लस करते हैं इस सर्कल का, प्लस इस सर्कल का क्या क्या भाई, एरिया। इस सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सर्कलों का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, एक का पाई आर स्क्वायर तब दो का 2 पाई आर स्क्वायर, बस कॉमन कर लीजिए 2 पाई आर, तो क्या बचेगा, आर प्लस एच बचेगा। अब सर आयतन क्या होता है, आयतन किसी भी आकृति का आयतन जो होता है दोस्तों, अगर वो 2D में है, अगर उसको हाइट दे देंगे, हाइट ऊंचाई दे देंगे, तो उसके बेस का एरिया गुणे हाइट कर देते हैं, वही आयतन होता है किसी भी चीज़ का। हम आयतन क्या कहते हैं, आयतन का मतलब होता है, आयतन का मतलब होता है दोस्तों उसके बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब उसमें हाइट है तो एच से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, यह हो जाता है आयतन का आयतन, सॉरी सिलेंडर का आयतन। चलिए अगला पे चलते हैं भाई, इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा भाई, यह वाला हो जाएगा 2 पाई आर एच। चलिए अगला चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, अगर लग रहा है फास्ट है तो बताइएगा, स्लो हो जाएंगे बिल्कुल चींटी की तरह चलेंगे, चींटी जैसे चलती है, जैसे कछुआ चलता है उस तरह भी चलेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 4 महीने हैं पेपर के, तो 4 महीने हैं तो आराम से चलते हैं भाई, एक एक प्रश्न एक दिन में करते हैं, आपको बहुत आनंद से समझ में आएगा, है ना। चलिए बताइएगा, अगर तेज होगा तो बताइएगा, हम आराम से चलेंगे, 1 महीने में एक प्रश्न करेंगे। इसको बताइएगा, शंकु की तिरछी ऊंचाई बताइए, शंकु की शंकु की शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी भाई मित्रों आपके लिए ही तो सारी चीज़ें हैं, ऊंचाई बताइए, ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, क्या होती है भाई, होती है, शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होती है भाई बता दो। अब आपको पता है ये शंकु है हमारा, ये शंकु है, ये शंकु है, शंकु का यह हाइट होता है, यह रेडियस होता है, और यही हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है, एल जिसे कहते हैं। तो यल बराबर अगर निकालना होगा तो ये हमारा समकोण होता है, समकोण के सामने कर्ण होता है, और एक यह लंब होगा चाहे आधार होगा, दोनों में से कोई यह लंब होगा या फिर यह लंब होगा। तो हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर यल का स्क्वायर, तो यल बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यल बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ऑप्शन में यही रहेगा और यही टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं भाई, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फटाफट बताइए। जिस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा एक दूसरे के परस्पर समांतर होती है उसे क्या कहते हैं, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म एक दूसरे के समांतर होता है भाई, क्या कहेंगे बताओ आप, इसे क्या कहते हो आप, इसे क्या कहते हो आप। देखो अगर इसको बीच से काट दें तो ये क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, मिरर आकृति बनेगा, मिरर आकृति बनेगा ना, यह वाला बराबर इसके होगा। अगर इसको हम ऐसे बना दें और इसको ऐसे काट दें तो तभी यह मिरर आकृति बनाएगा भाई, मिरर बनाएगा ना, या फिर जल प्रतिबिंब भी बना रहा है, जल प्रतिबिंब भी बनाएगा। अब देखो आप इधर वाला बराबर इधर वाला है कि नहीं, इधर वाला बराबर इधर वाला है कि नहीं भाई, है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समानांतर, समानांतर नहीं समांतर चतुर्भुज, समानांतर है मतलब एक के अंतर के बाद एक। अब समांतर में क्या होगा, यह वाला इसका संलग्न भुजा है, यह दोनों संलग्न होते हैं, ऐसे ऐसे जो होता है यह दोनों संलग्न हैं आपस में, मतलब एक साथ लगे हुए हैं, तो यह वाला भुजा आपस में संलग्न है, यह भुजा आपस में संलग्न है, तो आमने सामने का संलग्न भुजा आमने सामने के संलग्न भुजा से बराबर हुआ, यह वाला संलग्न भुजा यह वाला संलग्न भुजा आपस में बराबर हुआ, बिल्कुल हुआ। तो कौन सा आकृति है भाई, समचतुर्भुज है, तो बोलेंगे भैया इसमें क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना दोस्तों, समांतर चतुर्भुज है, या फिर समचतुर्भुज लिखा होता है तब भी सही है, समांतर चतुर्भुज लिखा होता है तब भी सही है ना, दोनों नहीं भाई, समचतुर्भुज दूसरा हो जाएगा छात्रों, समचतुर्भुज दूसरा होगा, यह समांतर चतुर्भुज है, दोनों में आपस में आमने सामने का बराबर हो जाएगा ना, यह समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया है, इसको कैलकुलेशन वाला है, अब कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं। यदि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 3 मेज 5 कुर्सी का मूल्य 5 कुर्सी का मूल्य कितने रुपए है भाई, 1000 रुपये है, 1000 रुपये है,
और 5 मेज 2 कुर्सी का मूल्य क्या होगा। सॉरी 5 दिया है, 5 मेज 2 कुर्सी का मूल्य कितना दिया है भाई, 970 दिया है, 970 दिया है, 970 है। तो पूछ रहा है मेज का पृथक पृथक मूल्य क्या होगा, मेज का अलग अलग है ना, मेज और कुर्सी का अलग अलग क्या होगा मूल्य, मेज और कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है, कुर्सी को हम लिख देते हैं चेयर, सी से कितना दिया 110 रुपये, और क्या है कुर्सी और टेबल लिख देते हैं, मेज को टी से लिख देते हैं, टेबल का दिया है 150 रुपये। इसी तरह ऑप्शन बी में दिया है जो चेयर है उसका दिया है 160 रुपये, और ऑप्शन नंबर मतलब टेबल का दिया है कितना भैया 130 रुपये। इसके बाद सी ऑप्शन में आ जाते हैं, चेयर का कितना दिया है 110 रुपये, और ऑप्शन नंबर नेक्स्ट टेबल का कितना दिया भाई, टेबल का कितना दिया है 80 रुपये, 180 रुपये। और ऑप्शन नंबर डी पे आ जाते हैं, क्या क्या दिया है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, यह लिखा है ज्ञात नहीं कर सकते। भाई देखिए ज्ञात नहीं कर सकते, या तो काट दो पहले ही, ज्ञात क्यों नहीं कर सकते, इसमें क्या ऐसी चीज़ें ज्ञात नहीं कर सकते, काट लो पहले से। अब बता दो 3 मेज हैं 5 कुर्सी हैं, मूल्य 100 रुपये। अगर हमको निकालना होता तो हम डायरेक्ट इस पे आंसर लगाते, क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। कैसे सर, 11 का गुणा 3 में किया तो 11 तियाँ 33। भाई देख लो 3 मेज का मतलब 3 टेबल प्लस 5 चेयर कितना है मूल्य 1000 रुपये है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन पकड़ेंगे, बस फटाक से आंसर दे देंगे। एमसीक्यू में ऐसे किया जाता है, अन्यथा 2 समीकरण बना के आप करोगे। एक समीकरण यह वाला बनेगा, और एक समीकरण देख लो 5 टेबल प्लस 2 चेयर का मूल्य कितना है 970 रुपये है। दोनों को एक दूसरे से काट कर इक्वल करके कर लेंगे। लेकिन आपको जब ये चीज़ दिया है किसमें भाई, एमसीक्यू में, तो आप कैसे करोगे, देखो पहले ऑप्शन में सी 110 दिया है, टेबल 150 दिया है, दोनों को यहाँ पर रख दीजिए। अगर 110 को यहाँ पे लिखते हैं तो 11 तियाँ 33 और एक जीरो है ही पहले से वहाँ पे चिपका, तो एक जीरो चिपका लेंगे 330। और 5 चेयर है ना भाई, रुक जाओ, ये चेयर का मूल्य था, टेबल का मूल्य 150 रुपये है, 150 टी के प्लेस पे 150 रखेंगे, 150 15 तियाँ 45 यानी कि 450 हो गया, 450 भाई 15 तियाँ 45, टेबल की जगह हमने 150 रुपये रख दिया, तभी तो यह तो रुपया में आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। 15 तियाँ 45 450 रुपये प्लस 5 का इसमें 11 पचे 55 मतलब 550 रुपये। दोनों को जोड़िए, देखिए 1000 आ रहा है, 1000 आ गया भाई, जोड़ दिया हमने। अब यही चीज़ रख के इसमें भी चेक कर लीजिए 970 रुपये आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो मतलब कि भैया यही हमारा आंसर होगा। 150 देखिए कितना टेबल के पास, तो 15 पचे 75 750 रुपये, और 11 का मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए, 11 दूनी 22 220 रुपये भाई रख लीजिए, 5 2 7 7 2 9 970 रुपये आ गया, मतलब हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा और कुछ नहीं। समझ गए कि नहीं, एमसीक्यू में इस तरह से करते हैं। अगर आपका पूरा का पूरा आ गया लिखने के लिए भाई, तो दो समीकरण बना के सॉल्व करेंगे, और यूपी टेट में आया तब भी यही विधि अपनाएंगे जो हमने बताया है, ठीक है ना। और इसमें सॉल्यूशन करने बैठ गए तो आपको कम से कम नहीं तो मान लो 3 से 4 मिनट लगेगा। अगर आप ये सोच के बैठोगे 3 घंटे का समय है, 2.5 घंटे का समय है, 2 घंटे का समय है, तब तो आप मैथ ही करने में रह जाओगे, बाकी पोर्शन कब करोगे बताओ। चलो अगला प्रश्न, समीकरण दिया है 3x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस 2y बराबर 3 दिया है। तो आपको बताना है प्रतिस्थापन विधि से x एवं y का मान बताइए। अब एमसीक्यू दिया है तो चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाओ चाहे कौनो विधि लगाओ, वहाँ पे वो देखने थोड़े आ रहा है कि आपने क्या लगाया है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए दिया है भाई x बराबर 2 और y बराबर 5। ऑप्शन नंबर बी दिया है क्या, x बराबर 1 y बराबर भी 1। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है भाई, x बराबर 4 और y बराबर 6। ऑप्शन नंबर डी दिया है, क्या दिया भाई, x बराबर 2 और y बराबर 4। आपसे बोला है x और y का मान बताइए, तो बता दो, फटाफट सॉल्व करो। इसको हम भी पुटिंग मेथड से लगाएंगे क्योंकि एमसीक्यू है, फटाफट लगाइए। चलिए फटाफट सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करें फटाफट भाई, देखिए क्या आने वाला है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम ना कि वीडियो सही चल रहा था कि नहीं, तो वही चीज़ हमने करने गए थे। यहाँ बताइए, देखिए सबसे पहले पुटिंग मेथड, इसको रखिए x की वैल्यू 2, इसमें रखिए 2 3 6 और सॉरी सही था, अच्छा सही तो था, 2 यहाँ पर रखिए x के प्लेस पे, तो 3 6, y के प्लेस पे 5, तो 5 क्या 6 5 11 यहाँ पे है भाई, 4 है, तो ये कहाँ से हो जाएगा, काट दो इसको। अब इसको रखिए x की वैल्यू 1 तो 3 प्लस y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 3 प्लस 1 4, यानी कि पहला वाला समीकरण संतुष्ट हो गया। दूसरा को देखिए यहाँ पर रखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1 है, तो 2 गुणे 1 2 बराबर 3, मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा बी। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बता रहे हैं दोस्तों, इतना प्रैक्टिस करा दी है यूपी टेट में,
ऐसे क्वेश्चन का कि आप बिल्कुल फाड़ के आओगे पेपर, करे हो तो, सारा रेगुलर क्लास करे हो तो। भाई अभी तक 57 क्लास हो गए हैं मैथ के, और हिंदी के 40 क्लास हो गए हैं, करीब 10 क्लास और बचा है सिर्फ यूपी टेट में। पूरा यूपी टेट का पूरा पेपर फाड़ के आओगे, आप बता तो रहे हैं। बैठोगे ना तुरंत फाड़ोगे पेपर को, फिर एग्जाम ने पूछा क्यों फाड़ दिए, बोलना फिर सारा हमको आ रहा था इस वजह से फाड़ दिए, दूसरा पेपर बनाओ, क्योंकि इजी पेपर बना दिए हो, हमने सब पढ़ रखा है। आगे देखिए पूछ रहा है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। वृत्त के क्षेत्रफल का भाई सूत्र बताइए। कौन नहीं बता लेगा भाई, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, छोड़ दो, हो गया। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, हो गया। अब आगे पूछ रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका व्यास क्या होगा भाई, 28 हो जाएगा, 14 दूना 28, ठीक है 7 और हाँ 28 हो जाएगा। देख लो क्या दिया है आपको, बोल दिया वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया भाई 616। आपसे क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्या पूछ रहा है भाई, व्यास बताइए, व्यास पूछ रहा है। पहले रेडियस पता कर लो फिर व्यास निकल जाएगा। ऑप्शन में ए में दिया है, क्या दिया है भाई 14, ऑप्शन बी में दिया है 28, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 56 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों कितना 112। सब मीटर में है, यह मीटर स्क्वायर है, सब मीटर में है। अब व्यास बताना है, व्यास बता दीजिए फटाफट। देखिए 616 है, यह वृत्त का क्षेत्रफल है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर में 616 भाई 616 लिख दिया हमने। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 616। अब यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 616 गुणे में 7/22 काट लो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 है, कटेगा भाई 11 पचे 55 कट जाएगा, 11 पचे 55, 11 छक्का 66 कट गया भाई, हाँ 2 से काट लो 28 बार में कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 28 गुणे 7 आ गया। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 28 को क्या लिख सकते हैं 14 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 14 गुणे 2 इसे लिख सकते हैं ना। अब ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, इस वाले 2 का इसके साथ, ये 14 बच गया, 14 और 7 दूनी 14, तो 14 का वर्ग यहाँ पे हो गया अंदर, एक बाहर आ जाएगा। ये आ गया हमारा रेडियस कितना है 14, पूछा गया है व्यास 14 दूना 28। भूलवश बच्चों से पता है क्या गलती होती है, बच्चे सब कुछ सही करेंगे लेकिन एग्जाम के प्रेशर की वजह से वो क्या करेंगे पता है, आर बराबर 14 आया, पूछा है व्यास, लगाएंगे 14, लेकिन उनको पूछा गया है व्यास, वो निकाले हैं 14, और इतनी जल्दबाजी करते हैं ना। हमारे साथ खुद हुआ है भाई, बहुतों बार हुआ है हमारे साथ, 1-2 बार नहीं। तो गलती करना जायज़ है, तभी आप कुछ सीख पाओगे मित्रों। तो गलती करिए, बेशक करिए, लेकिन उससे सीख चाहिए, आगे नहीं करना है हमें। तो इस तरह से आप करेंगे, 14 दूनी 28 व्यास हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं ना, अगला प्रश्न चलते हैं भाई, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अगला देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है भाई, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 4 समकोण के बराबर होता है। 4 समकोण मतलब 9 चौका 36 होता है, 360 डिग्री होता है। अब आपको ऑप्शन में 360 नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है ऑप्शन, देखिएगा हम बता रहे हैं ऑप्शन क्या दिया है, 4 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 5 समकोण। बताओ आप किस समकोण को जोड़ने पर 360 आएगा। चतुर्भुज के चारों भुजाओं के कोणों का योगफल बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 समकोण, देखिए 2 समकोण। ऑप्शन नंबर बी दिया है भाई, ऑप्शन नंबर बी दिया 3 समकोण, ऑप्शन नंबर सी दिया है भाई 4 समकोण, और ऑप्शन नंबर डी दिया है भाई 5 समकोण। बताओ क्या हो जाएगा भाई, 4 समकोण होगा ना, क्योंकि एक समकोण 90 डिग्री का, 9 चौका 36, 360 डिग्री हो गया। अगला देखिए, वर्ग की भुजाएं होती हैं, वर्ग की भुजाएं कैसी होती हैं, सभी बराबर होती हैं, सभी असमान होती हैं, केवल 2 सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। भाई वर्ग है तो वर्ग का मतलब हम तो यही जानते हैं, सारी भुजाएं समान होती हैं और एक दूसरे को विकर्ण 90 डिग्री पे काटता है और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। और अगर उसका एरिया पूछता है वर्ग का तो बता देंगे भाई भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। अगर वर्ग का पूछता है परिमाप बताइए तो भाई भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा 4 बार जोड़ देंगे, यानी कि 4 गुणे भुजा आ जाएगा। इस तरह होता है ना। अगर पूछता है किसी भी वर्ग के आकृति में अगर हम लोग सबसे लंबी छड़ रख दें तो बताओ कितना बड़ा छड़ रखाएगा, तो बोलेंगे सर एक साइड का भुजा एक साइड का भुजा, यानी कि √2 गुणे भुजा सबसे लंबी छड़ हो जाएगी। जैसे यह वाला देखिएगा, हमें पता है बहुत लोग नहीं समझे होंगे, ये वाली छड़ की लंबाई क्या होगी, यानी कि आपसे पूछ रहा है इसका विकर्ण की लंबाई,
अगर यह ए है, यह ए है, यह ए है, भुजा है, बराबर है भाई, क्योंकि वर्ग है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि आपने बताया यह 90 डिग्री होता है, इसके सामने कर्ण होता है, तो हम मान लेते हैं यह बी है, तो बी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि 2 ए का स्क्वायर हो गया। अब बी बराबर कितना हो जाएगा सर? रूट में 2 गुणे ए, यही हमने बताया भाई। या बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 2 इंटू ए, यही सबसे लंबी छड़ है जो कि किसी एक वर्ग के माप में रखी जा सकती है, सबसे लंबी, ठीक है ना। आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं भाई। आयत के विकर्ण क्या होते हैं? लंब होते हैं एक दूसरे पर। बताओ भाई लंब होते हैं क्या? अब आप यहाँ पे फंसोगे, पक्का फंसोगे। अगर आपसे पूछ देता वर्ग के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पे क्या होते हैं? लंब होते हैं। बताओ क्या होते हैं? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पे क्या होते हैं? तो बोलोगे सर ये लंब होते हैं, क्योंकि 90 डिग्री पे काटते हैं। लेकिन अगर कभी भी आयत देकर पूछ लेता है आयत के विकर्ण एक दूसरे पे क्या होते हैं, तो बोलेंगे सर यह समकोण तो नहीं होते हैं और ना ही ये लंब होते हैं। जब समकोण ही नहीं है तो लंब कहाँ से होगा? तो मतलब बराबर होते हैं क्या? बिल्कुल। बोलेंगे सर एक दूसरे के बराबर होते हैं। बराबर तो होते हैं आयत वाले भी, सॉरी वर्ग वाले भी, लेकिन ये भी बराबर होते हैं। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है भाई? लंब। तीसरा ऑप्शन क्या दिया भाई? तीसरा ऑप्शन दिया है आपको असमान। असमान। चौथा ऑप्शन दिया है भाई समांतर। समांतर। भाई बताओ विकर्ण समांतर होगा आयत का? आयत का विकर्ण समांतर होगा भाई? बताओ समांतर है? काट रहा है, काट रहा है ना। समांतर तो नहीं है, काट दो। असमान तो नहीं है, काट दो क्योंकि बराबर है। लंब नहीं है, लंब होता तो 90 डिग्री बनाता, यह कभी 90 डिग्री नहीं होता है दोनों के बीच में, याद रखिएगा। और बराबर होता है। अगर ये 90 डिग्री होता तो चारों भुजाएं बराबर होती। इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। जो वर्ग होता है उसके विकर्ण एक दूसरे के लंब भी होते हैं, 90 डिग्री पे भी होते हैं, बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को मिड पॉइंट पे क्रॉस करते हैं। लेकिन विकर्ण में सब कुछ, सॉरी आयत में सब कुछ समान होता है, वर्ग जैसे ही होता है, लेकिन सिर्फ इसके विकर्ण 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं और बाकी सब इक्वल होता है। मतलब लंब अगर 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे तो लंब भी कहाँ से हो जाएगा भाई? लंब तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, तिरछी होती हैं, ऑप्शन में दिया है, असमान होती हैं, समान होती हैं, केवल 2 समान होती हैं। भाई जब वर्ग तुम बोल ही रहे हो तो वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं। हो गया प्रश्न। आगे चलिए। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज की बोल रहा है। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं दोस्तों वो आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज हमने बताया था अभी आपको ना, यह वाले, यह वाले, इनके बीच का जो आमने सामने का कोण है ना, यह बराबर होते हैं। अगर यह 80 होगा तो यह भी 80 होगा भाई, अगर यह 100 होगा तो यह भी 100 होगा भाई। अब जोड़ लो, 180 प्लस 180 कितना होगा? जोड़ लो, 360 आ गया ना। चतुर्भुज के प्रकार होते हैं भाई। चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन कितने, बहुत सारे होते होंगे, लेकिन इसमें दिया है ऑप्शन में क्या क्या। ऑप्शन में समलंब दिया है। समलंब एक चतुर्भुज है भाई, बिल्कुल है। 4 भुजा है तो क्यों नहीं चतुर्भुज होगा। सम चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज भाई जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सम चतुर्भुज। इसके बाद क्या है भाई? समांतर चतुर्भुज भैया। समांतर, समांतर वही हमने बताया था ना कि एक दूसरे को मिरर फॉर्म करेंगे, समांतर। समांतर चतुर्भुज। ये बताओ सबके सब हैं कि नहीं चतुर्भुज भाई? ऑप्शन में दिया है उपरोक्त सभी, उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त सभी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सभी तो हैं हमारे चतुर्भुज। अगला देखिए, आयत एक चतुर्भुज है भाई। आयत कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है पहला ऑप्शन, समलंब चतुर्भुज है दूसरा ऑप्शन, सम चतुर्भुज है तीसरा ऑप्शन। समांतर ही होगा ना भाई, समांतर ही चतुर्भुज होंगे ना, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो समांतर चतुर्भुज हो गया। आगे देखिए, समांतर चतुर्भुज की सभी अंतः कोणों का योगफल। देखिए हम आपको बताते हैं, एक चीज आप यहाँ से सीख लो। अगर ऐसा प्रश्न आया तो यूपी टेट के लिए बहुत बेहतरीन है और आपके डीएलएड के लिए तो है ही। किसी भी आयत में चाहे जितने भी माप का हो, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कहिए, चाहे जितने भी माप, चाहे जितने भी भुजाओं वाला आकृति हो, जैसे बोले 4 भुजा का आकृति है, इसमें बताइए ये कोण कितने का बनेगा? ये कोण कितने का बनेगा? तो आप बोलेंगे सर 360 का बनेगा। कैसे आया? तो बोलेंगे सर 2n माइनस 4 2n माइनस 4 इंटू 90 से आ गया, ठीक है। किसी भी माप का, चाहे अब 5 भुजा हो, 5 भुजा हो, देख लो 5 भुजा हो तो 5 यहाँ पे रख दो, 5 गुणे 2 माइनस में 4 गुणे 90, तो 5 दूनी 10 माइनस 4 6 गुणे 90, 6 9 54, 6 9 54, 500, 6 9 54, 540, 540 डिग्री का पूरा अंतः कोणों का योग होगा, 540 होगा। लेकिन अगर बहिर्कोण का पूछता है, सारे बहिर्कोण का योग बताइए, सारे बहिर्कोण का योग बताइए, सारे बहिर्कोण का मतलब यह प्लस यह प्लस यह प्लस यह और प्लस यह। तो याद रखिए कोई भी चतुर्भुज हो, किसी भी आकृति का, चाहे जितनी भुजा वाली हो, चाहे 10 भुजा वाली, चाहे 20 भुजा वाली, चाहे 100 भुजा वाली, उनके सारे भुजाओं वालों का
बाहरी कोणों का योग हमेशा और हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। अब आपसे पूछा गया किसी एक भुजा का बाह्य कोण बताइए, बाह्य एंगल बताइए, तो आपको सारा तो मिल गया अंतः कोणों का। कितनी भुजा है? 5 भुजा है। तो टोटल पांचों भुजाओं का कोण कितना है? 540 है। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5, 0 5 बटे 40। एक किसी एक अंतः कोण का भाग कितना आ गया? कोण 108 डिग्री आ गया भाई। किसी एक अंतः कोण, जिसको नहीं समझ में आ रहा है 2 बार 3 बार देखेगा इस प्रोसेस को, समझ में आ जाएगा। एक अंतः कोण का योग मतलब एक अंतः कोण 108 डिग्री, तो पांचों का 108 प्लस 108 प्लस 108 प्लस 108 प्लस 108। भाई 20 टॉफी है, 10 लोगों में बांटना है, तो 20 बटे 10 करेंगे ना। इसी तरह हमने बताया 5 जो भुजा वाले हैं उसका कोण निकालेंगे